एक पहाड़, उसकी एक परिभाषा और फिर एक फैसला जो करोड़ों लोगों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। आज हम बात करने वाले हैं अरावली के उसी विवाद की जो अब कोर्ट के कमरों से निकलकर सड़कों पर आ गया है। देखिए, हम सब अरावली को पहाड़ों की एक लंबी सी लाइन के तौर पर जानते हैं, लेकिन सच तो ये है कि ये सिर्फ पहाड़ हैं ही नहीं। ये दिल्ली एनसीआर के लिए एक कुदरती ढाल हैं, एक शील्ड जो हमें कई तरह के खतरों से बचाकर रखती है। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर इस ढाल में दरारें पड़ने लगें? क्या होगा अगर ये सुरक्षा कवच ही कमजोर पड़ जाए? यही वो एक सवाल है जो आज इस पूरे विवाद के सेंटर में है, और इसका जवाब हम सब के लिए जाना बहुत जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये सुरक्षा कवच आखिर काम कैसे करता है और क्यों अरावली को सिर्फ पत्थर और मिट्टी का ढेर समझना एक बहुत बड़ी भूल हो सकती है। अरावली का काम समझना ना बहुत जरूरी है। देखिए, एक तरफ तो ये थार रेगिस्तान से जो धूल भरी आंधियां आती हैं उन्हें रोकती है, इससे दिल्ली की हवा और ज्यादा जहरीली होने से बचती है। दूसरी तरफ ये बारिश के पानी को एक स्पंज की तरह सोख लेती है, जिससे जमीन के नीचे पानी का लेवल बना रहता है। और इन सब के अलावा ये एक बहुत ही नाजुक इकोसिस्टम को भी संभाले हुए है, जहां न जाने कितने जीव जंतु रहते हैं। तो सवाल उठता है कि अगर अरावली इतनी ही जरूरी है तो फिर इस पर इतना बड़ा विवाद क्यों खड़ा हो गया है। असल में इस विवाद की जड़ छिपी है एक नई परिभाषा में, एक ऐसा बदलाव जो सब कुछ बदल सकता है। और वो बदलाव ये है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की एक नई परिभाषा को अपनाया है। इसके हिसाब से अब सिर्फ 100 मीटर या उससे ऊंची पहाड़ी जमीन को ही अरावली माना जाएगा। अब सुनने में तो ये एक छोटा सा टेक्निकल सा बदलाव लगता है ना? लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। इसका मतलब सीधा सा है, वो पहाड़ियां जो 100 मीटर से कम ऊंची हैं और उनके बीच की जो जमीन है वो अब कानूनी तौर पर अरावली का हिस्सा नहीं रही। और अगर वो अरावली नहीं है तो उन्हें जो कानूनी सुरक्षा मिली हुई थी वो भी उनसे हट गई है। बस इसी एक बदलाव ने दो खेमे खड़े कर दिए हैं, जिनके दावे एक दूसरे से बिल्कुल उलट हैं। एक तरफ है सरकार और दूसरी तरफ हैं पर्यावरणविद और आलोचक। तो सबसे पहले सरकार का पक्ष समझते हैं। आखिर सरकार का तर्क क्या है? वो ऐसा क्यों कह रही है कि इस नई परिभाषा से घबराने वाली कोई बात नहीं है? सरकार का पूरा तर्क इस एक नंबर पर टिका हुआ है, 0.19%। उनका दावा है कि नई परिभाषा के बाद सिर्फ इतने से हिस्से पर ही माइनिंग यानी खनन का रास्ता खुल सकता है। उनके हिसाब से ये नंबर इतना छोटा है कि चिंता की कोई बात ही नहीं है। सरकार का ये भी कहना है कि इस कदम से असल में नियम और भी मजबूत होंगे। इससे बिना सोचे समझे होने वाले कंस्ट्रक्शन की जगह कंट्रोल्ड और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सकेगा। मतलब ये कोई गड़बड़ी फैलाने के लिए नहीं, बल्कि एक सिस्टम बनाने की कोशिश है। अच्छा, अगर सरकार की बात इतनी सीधी और साफ है तो फिर आलोचक इतने परेशान क्यों हैं? वो इसे एक बड़ी साजिश की तरह क्यों देख रहे हैं? यहीं पर दोनों पक्षों की कहानी में जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। एक तरफ सरकार कह रही है मजबूत नियम और बहुत कम असर, वहीं दूसरी तरफ आलोचकों का सीधा आरोप है कि ये माइनिंग माफिया को फायदा पहुंचाने और एक बड़े इलाके को तबाही की तरफ धकेलने की साजिश है। सरकार के 0.19% के जवाब में आलोचक एक हैरान कर देने वाला आंकड़ा सामने रखते हैं, 90%। जी हां, उनका मानना है कि इस नई परिभाषा के चलते अरावली का लगभग 90% हिस्सा माइनिंग और कंस्ट्रक्शन जैसी गतिविधियों के लिए पूरी तरह से असुरक्षित हो जाएगा। तो इन बहसों और आंकड़ों के खेल के पीछे असल में दांव पर क्या लगा है? अगर आलोचकों की चिंताएं सच साबित हो जाती हैं तो हमें और आपको किस तरह के नतीजों का सामना करना पड़ सकता है? तो देखिए, अगर आलोचकों की बात सही निकलती है तो 3 सबसे बड़े खतरे हमारे सामने हैं। पहला, दिल्ली एनसीआर की हवा और भी खराब हो सकती है क्योंकि धूल रोकने वाली ढाल ही नहीं रहेगी। दूसरा, पानी का संकट और गहरा सकता है क्योंकि जमीन में पानी को रिचार्ज करने वाला सिस्टम ही ठप पड़ जाएगा। और तीसरा, जो शायद सबसे डरावना है, वो है थार रेगिस्तान के दिल्ली की तरफ बढ़ने का खतरा। ये लड़ाई अब सिर्फ फाइलों और कोर्टरूम तक नहीं रह गई है। लोगों का गुस्सा अब सड़कों पर साफ दिखाई दे रहा है। राजस्थान से लेके हरियाणा तक अब आम लोग इस फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। उन्हें डर है कि ये सिर्फ पहाड़ों का सवाल नहीं है, बल्कि ये उनके घरों, उनके खेतों और उनके बच्चों के भविष्य का सवाल है। और ये विरोध सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी जोर शोर से चल रहा है। #SaveAravali हैशटैग के जरिए लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं और इस मुद्दे की तरफ सबका ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो आखिर में कहानी इस एक बुनियादी सवाल पर आकर रुक जाती है
क्या डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट हमेशा एक दूसरे के खिलाफ ही खड़े रहेंगे? और अरावली के मामले में क्या कोई ऐसा रास्ता निकालना मुमकिन नहीं है जो हमारी इस प्राकृतिक ढाल को तोड़ने की बजाय उसे और मजबूत करे? इस सवाल का जवाब सिर्फ एक परिभाषा नहीं, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करेगा।